भाई सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी लोग कुशल मंगल, सारी चीज़ें बेहतर चल रही हैं। परेशानियां कुछ हैं वो भी बेहतर हो जाएंगी धीरे धीरे। पॉजिटिव लेकर चलना है, नेगेटिव लेकर नहीं चलना है चीज़ों को। सभी लोग लाइव आ जाइए भाई, सभी लोग एक बार शेयर कर लीजिए। जितने लोग जुड़ रहे हो सबका धन्यवाद, जुड़ने के लिए, लाइव क्लास आने के लिए सबका धन्यवाद। पर चर्चाएँ होने से पहले एक बार सबको शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। सभी को, जितने लोग गुड मॉर्निंग लिख रहे हो सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे अपने यहाँ। अब तो दौर बढ़ता चला जा रहा है, सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, वीडियो मजबूती के साथ पढ़नी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें लिंक नहीं भेजा गया है। सर लिंक किसी को नहीं भेजा जा रहा है बेटा। जो टेलीग्राम फ्री वाला अकाउंट है हमारा, जो टेलीग्राम पेड अकाउंट है उसमें लिंक डाला जा रहा है और स्टेटस लगा दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन अगर आपके पास जा रही होगी तो उसका कारण सब्सक्राइब बटन को आपने दबाया होगा। अगर नहीं जा रही होगी इसका मतलब आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है और नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है। उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए। अपने आप आपको सारी वीडियो आराम से मिलनी शुरू हो जाएंगी। अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल है। ये प्लेटफॉर्म इमरान सर और सारे टीचरों को मिलाकर बनाया गया ये प्लेटफॉर्म है। सभी को शुभ प्रभात। आज हमारी आपकी परिचर्चा हिंदी के एक बड़े पॉइंट शब्द पर होगी। इससे पहले वाले वीडियो में वर्ड, जिसे वर्णमाला कहते हो, पढ़ाया जा चुका है। आइए भाई शब्द पे परिचर्चा चालू की जाए। सारे लोग लाइव आ गए भाई, सबको गुड मॉर्निंग। सबको लाइव आ जाइए, अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए ताकि आपका ये परिवार मजबूत हो सके और हमारे इस पसीने का भी कुछ मोल निकल सके। आइए, जितने लोग यूपीटी+ देना चाहते हो, दरोगा देना चाहते हो, SSC-GD देना चाहते हो, लेखपाल देना चाहते हो, कानून गो देना चाहते हो, वीडियो देना चाहते हो, RO का फॉर्म भरना चाहते हो, बिहार पुलिस देना चाहते हो, मध्य प्रदेश पुलिस देना चाहते हो, राजस्थान पुलिस देना चाहते हो, सभी के लिए अगर हिंदी आएगी तो इसके ऊपर से हिंदी नहीं आएगी बेटा। पर्याप्त मात्रा में पढ़िए। ऑफलाइन खुलने के बाद ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म तब भी नहीं बंद होगा। सभी शेयर कर लीजिए एक बार। आइए, शब्द वर्ड के बाद क्या आएगा? शब्द आएगा। मैंने कहा अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं बेटा। अक्षरों के मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जैसे दो अक्षर राधन माँ, एक अक्षर रा हो गया और एक अक्षर माँ हो गया और दोनों जहां मिल गए वहां पर राम हो गया। राम ही एक शब्द हुआ बेटा, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। शब्द की परिभाषा क्लियर है। अक्षरों के मेल को शब्द कहा जाता है। अक्षर सदैव अकेला होता है और अक्षरों के मेल को शब्द कहेंगे और शब्दों के मेल को आगे चलकर वाक्य पढ़ाया जाएगा और वाक्य के मेलों को गद्यांश कहा जाता है। ठीक है भाई, अगले पीडीएफ पे आइए। शब्द के प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जितने क्वेश्चन बनेंगे बेटा वो शब्द के प्रकार से बनेंगे। किससे बनेंगे? शब्द के प्रकार से बनेंगे। अर्थात शब्द का प्रकार जहां होगा वहीं से क्वेश्चन उठ जाते हैं। पूछ लिया जाएगा कि राम सार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द है? राम रूढ़ि शब्द है, रूढ़ि यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है? राम तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है? चार यही पॉइंट आपको याद करने होंगे। इसी से आपको क्लियर होता क्वेश्चन चला जाएगा। मैंने कहा पहला नंबर क्या आता है? सार्थक शब्द। शब्द के साधारण दो भेद होते हैं। शब्द के कितने साधारण भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। सार्थक अगले पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिनका अर्थ हो। जिनका क्या हो बेटा? अर्थ हो या अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार मैं कर रहा हूं, सभी को गुड मॉर्निंग। सब कुशल मंगल रहिए, घर पे रहिए, आराम से रहिए, डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। जीवन में कुछ बचा भी नहीं है बेटा, केवल पालन ही करना है जीवन में। कुछ दिन बाद तो ऐसा लगता है हम सब खुद पाषाण काल में चले जाएंगे और कुछ दिन बाद भाला वाला लेकर छाल पहन के हुलाला खेला जाएगा। उस आधार पे जा रहे हैं। जीवित रहना ही अब खुशी हो गई। हमारा परिवार जीवित है, हम जीवित हैं, हम खुश हैं।
संस्था कैसे चलेगी, रोजगार कैसे चलेगा, लोग नियुक्तियां कैसे होंगी, एग्जाम कैसे होंगे, कोचिंग किराया कैसे जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने कहा सार्थक शब्द, मैंने कहा वह शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाएगा, सार्थक शब्द कहा जाएगा। ठीक है भाई, जैसे राम, काम, दाम, शाम, सुबह, भाई, बहन, जैसे यहां का घर, नगर, आप, सुबह, शाम, ऐसे यहां पे लिखा राम, काम, दाम, शाम, सुबह, ये सब क्या है, सार्थक शब्द हैं। इन जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले। आप विद्यार्थी हो, सार्थक शब्द में आता हूं, मैं अध्यापक हूं, सार्थक शब्द में आता हूं। ये डिजिटल बोर्ड है, सार्थक शब्द में आता है। पंखा चल रहा है, सार्थक शब्द में आएगा, पंखा सार्थक शब्द। जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है वो क्या कहा जाएगा, सार्थक शब्द कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आ जाइए निरर्थक शब्द। मैंने कहा निरर्थक शब्द, तो मैंने कहा जिनका कोई भी अर्थ ना निकलता, जिनका कोई भी अर्थ ना निकलता उसे क्या कहा जाएगा बेटा, निरर्थक शब्द कहा जाएगा। कहोगे सर जब इसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है तो इसको आप शब्द पढ़ाते ही क्यों हैं? सर इनका प्रयोग किसी प्रकार का नहीं होता है, बल्कि इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि अपनी बात को हम बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करें, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार करते हैं। देखिए धम, छम, तन, सुर, फुर, फटाफट, चटाचट, ये सब क्या है बेटा, निरर्थक शब्द हैं। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये बात को केवल बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए किए जाते हैं। मैंने कहा तुम गिरे धम्म से, तुम गिरे धम्म से, सीढ़ी से तुम गिरे धम 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 धम। आए हमारे पास, मैं ऑफिस बैठा था, आपने कहा इमरान सर राजेश गिर गया धम्म से। राजेश गिर गया, बात समझ में आ गई थी। धम्म का जो आपने प्रयोग यहाँ पर किया है वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए किया, कोई डाउट नहीं होगा। मैंने कहा पायल बजी छम से, पायल पे बहुत सारे गाने बने, पायल बजी छम से, पायल तो बज रही थी, छम क्या हो रहा था, छम उस पायल की आवाज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए किया गया। घंटा बजा टन से, पहले जब कक्षा 10-11 में हम सब गांव पढ़ते थे, वहां बेल वल नहीं बजती थी, वहां पे एक चपरासी रखा जाता था, इतना बड़ा, उसके हाथ में हथौड़ा होता था, एक लोहे का इतना गोल सा ऐसे इसको टांगा जाता था, जैसे ही 60 मिनट होते थे जाकर 1 घंटा मारता था एक बार की। दूसरा घंटा बजा, 2 घंटे मारा, और जब टन 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 बजने लगे तो जान लो कि छुट्टी हो गई, बैग पैक करो निकल लो। ठीक है भाई, तो घंटा बज रहा था, ये टन क्या हो रहा था, ये टन बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए किया गया था, इसका कोई महत्व नहीं था। आप सब ईमानदारी से पढ़िए, जैसे ही कोविड-19 के केसेस डाउन हो जाएंगे अपने आप पेपर आ जाएगा बेटा, और जब पेपर आ जाएगा तो आप इस बात को पर चर्चा नहीं कर पाओगे कि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, हमारे यहाँ कोई डेथ कर चुका था, हमारे यहाँ कोई बीमार था। संकट सबके ऊपर है, और संकट से निकल कर जो आगे बढ़ेगा वही महान बनेगा। संकट का दर्द रोकर हम अपने जीवन को रोक नहीं सकते हैं। हम चाहे जितने संकट में होंगे हम खाना खाएंगे, हम चाहे जितने संकट में होंगे हम पानी पिएंगे, हम चाहे जितने संकट में होंगे हम हंसेंगे, हम बोलेंगे, हम निराशावान में जाएंगे, मगर आशावान व्यक्ति जो होगा वही महान होगा, वही आने वाले भविष्य का उज्जवल कल होगा। ठीक है भाई, आइए सुर, सांप गया सुर से, सांप सरपत में कैसे गया गांव में, सुर से। आप आए अपने कहा सर पगडंडी सांप सुर से गया, तो सांप जा रहा था, सुर किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं था, उसका प्रयोग आपने हमसे बात को बढ़ा चढ़ाकर करने के लिए किया गया है। और मैंने कहा चिड़िया उड़ी फुर से, चिड़िया उड़ रही थी, फुर क्या है यार, मन म्यूजिक निकाल रहे थे अपना, चिड़िया उड़ रही थी, फुर क्या हो रहा था यार, मन म्यूजिक निकाल रहे थे, नहीं चिड़िया उड़ रही थी, तो हमने कहा चिड़िया उड़ी फुर से, इसका मतलब चिड़िया गौरैया थी, छोटी चिड़िया थी, वो फुर से उड़ गई। अर्थात जो निरर्थक शब्द होते हैं उनका
अर्थ में कोई प्रयोग नहीं होता है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि उनका प्रयोग बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई। अब बात आती है एक आध दो लोग हम कहेंगे सर दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई कैसे देगा बेटा? दिखाई कैसे देगा? जब आप बिल्कुल अपनी लाइट बैटरी बचाने के लिए बिल्कुल लो पे किए होगे। दिखाई कैसे देगा? जब आप सबसे नीचे वाले पे जाकर अपने वीडियो देख रहे होगे। दिखाई कैसे देगा? जब आप ऑलरेडी उसकी फोकस को बहुत कम कर दोगे, आप उसको बढ़ाएंगे, अपने आप दिखाई देगा। मैं अपनी पूरी भरसक कोशिश कर दे रहा हूं। मैंने कहा सर बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद, रूढ़ि, यौगिक और रूढ़ यौगिक। रूढ़ यौगिक और रूढ़ योग बोल लो या रूढ़ यौगिक बोल लो, बात एक ही है दोनों। ठीक है भाई। मैंने कहा बनावट के आधार पर बेटा शब्दों कितने भेद? साधारण शब्दों के भेद 2, सार्थक और निरर्थक। जिनका अर्थ निकले वो सार्थक, जिनका अर्थ नहीं निकले वो निरर्थक। मैंने कहा बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद? तो बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद, रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ यौगिक शब्द। अब एक एक भेद को आराम समझ लीजिए। मैंने कहा रूढ़ि शब्द, पीडीएफ में परिभाषा लिखी है, मैं अपने विचारधारा से आपको समझा रहा हूं। दोनों को जहां मर्ज कर दोगे वहां पे आपका ये शब्द कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा वे शब्द, काहे समझिएगा, मैंने कहा वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के योग से मिलकर ना बने। मैंने कहा वे शब्द जो किसी दूसरे योग के शब्द से मिलकर ना बने, उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ि शब्द। फिर आ गया राम, फिर आ गया कलम। राम हुआ, कलम हुआ, सुबह हुई, शाम हुई, दिन हुआ। आपके सामने एग्जाम्पल है, यहां पे भी देखिए आप, आम है, आग है, रात है, कबूतर है, देवर है, कलम है। ऐसा कोई शब्द आप हमें बताइए कमेंट करके जितना सामने लिखा है। काट बहादुर होंगे बता दें विद्यालय। शब्द नहीं पूछ रहा हूं, रूढ़ि शब्द पूछ रहा हूं। जितना आपके सामने इधर लिखा हुआ है और जितना आपके सामने यहां लिखा हुआ है, इसमें बेटा पूछ रहा हूं। ऐसा कोई उदाहरण का शब्द बताइए जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बने और दोनों शब्द का कोई ना कोई अर्थ रहे। क्या आम को 2 भागों में बांटा जा सकता है? नहीं। क्या आग को 2 भागों में बांटा जा सकता है? क्या आग 2 शब्दों का योग है? नहीं। आग 2 अक्षरों का योग है, आम 2 अक्षरों का योग है, रात 2 अक्षरों का योग है, कबूतर 4 अक्षरों का योग है, देवर 3 अक्षरों का योग है, मगर कोई भी 2 शब्दों का योग नहीं। अब कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर है। और मैं ये कह रहा हूं रूढ़िवादी शब्द में वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के योग से मिलकर ना बने, अक्षरों से नहीं, क्योंकि जो भेद पढ़ रहे हो वो शब्दों के भेद पढ़ रहे हो। क्लियर? मैंने कहा वे शब्द जो 2 अक्षरों के योग से मिलकर बने उन्हें हम नहीं कह रहे हैं। मैंने कहा वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बने उन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे, मगर वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से मिलकर ना बनते हो, वो किसी दूसरे शब्द को अपने में समाहित ना करते हो, उन्हें हम रूढ़ि शब्द कहेंगे। कोई डाउट नहीं ना भाई? क्लियर है? यहाँ कोई बेटा ऐसा शब्द नहीं है जो 2 शब्दों का योग है। यहाँ अक्षरों का योग है और शब्दों का योग नहीं है। इनका विग्रह नहीं कर सकते हो, ये अकेला शब्द है, इसलिए यह रूढ़ि शब्द है। कोई डाउट नहीं ना भाई? आ जाइए नंबर 2 पे। यौगिक शब्द कायदे समझते चलिएगा। आपको 90% मैं यही कंप्लीट करवा दूंगा। आप एग्जाम देकर आइएगा तब कहीं इमरान सर मजा नहीं आया, आपने गलत पढ़ाया है, मैं उससे पहले आप इसका अधिकार नहीं रखते हैं। ठीक है भाई?
यौगिक शब्द, दो शब्दों का योग, दो शब्दों का योग यौगिक शब्द कहलाएगा। दो शब्दों का योग क्या कहलाएगा बेटा? यौगिक शब्द कहलाएगा। यहां लिखा है देखिए पीडीएफ में, जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसी रूढ़ी का विलोम है, इसी रूढ़ी का क्या है बेटा? ये विलोम है यौगिक शब्द। रूढ़ी शब्द अकेले बनेगा और यौगिक शब्द दो शब्दों का योग लेकर बनेगा। इसका उदाहरण देखिए, विद्यालय, विद्यालय, विद्याधन, आलय। विद्या का मतलब शिक्षा और आलय का मतलब घर, अर्थात शिक्षा का घर। दो शब्दों का योग हुआ विद्यालय की नहीं हुआ? जहां दो शब्द मिले वहां विद्यालय बना कि नहीं बना? जहां दो शब्दों का योग होगा वहां यौगिक होगा, जहां अकेला शब्द होगा दूसरे शब्द को समाहित नहीं करेगा वहां रूढ़ी शब्द होगा। ऐसे ही आपका दिया गया विद्यालय और आप इसको डिलीट कर रहे हैं। अगला देखिए बेटा, इसी में और एक आध उदाहरण देख लीजिए। मैंने कहा विद्यालय, मैंने कहा सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्यधन। कमेंट करते जाइए, सूर्यधन, उदय। सूर्य का मतलब सूर्य, उदय का मतलब निकलना। एक शब्द सूर्य हुआ, दूसरा शब्द उदय हुआ, दोनों मिला दिया सूर्योदय बन गया। हाँ या ना? कोई डाउट नहीं है ना भाई? दो शब्दों का योग हुआ नहीं हुआ यौगिक में? मैंने कहा विद्यार्थी, विद्याधन, विद्याधनार्थी, विद्याधन, अर्थी। विद्या का मतलब शिक्षा, अर्थी का मतलब घर, विद्यार्थी का मतलब अर्थी मतलब ग्रहण करने वाला और विद्या का मतलब शिक्षा, शिक्षा को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। दो शब्दों का योग, जहां दो शब्दों का योग होगा वहां पे आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। आइए अगले पीडीएफ में आइए। मैंने कहा रूढ़ी यौगिक, मैंने कहा रूढ़ी, फिर मैंने कहा यौगिक, मैंने कहा योग रूढ़ी या रूढ़ी यौगिक। बातें की है भाई। अब आइए इसमें देखिए, यहां पर भी दो शब्दों का योग होता है। दो शब्दों का योग होगा, मगर दोनों शब्द अपने महत्व को छोड़कर तीसरे शब्द को धारण करेंगे, तीसरे शब्द को धारण करेंगे। मैंने कहा रूढ़ी, मैंने कहा अकेला शब्द, मैंने कहा रूढ़ी यौगिक, मैंने कहा दो शब्दों का योग, मैंने कहा रूढ़ी यौगिक या योग रूढ़ी, मैंने कहा दो शब्दों का योग जो दोनों शब्द अपने महत्व को छोड़कर किसी तीसरे शब्द की तरफ जाएंगे। यही परिभाषा है। दो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग मिलकर बने और समानता अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष शब्द के अर्थ को धारण करे, उन्हें क्या कहा जाएगा? रूढ़ी यौगिक। उदाहरण देखिए बेटा, पंकज, पंकधन, जा। पंक का मतलब कीचड़ और जा का मतलब उत्पन्न होना। मैंने आपसे पूछा कीचड़ में जो उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाता है? वह कौन सा फूल है? आपने कहा इमरान सर उसे हम कमल कहते हैं। पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर कमल तीसरे पद को धारण किए नहीं किए। यही तो यहाँ कहा, दो शब्दों का ऐसा योग जो दोनों पद को महत्व को छोड़कर किसी तीसरे पद को धारण करे। और यही मैंने पंकज को उदाहरण दिया। मैंने कहा पंक धन जा, पंक मतलब कीचड़, जा का मतलब उत्पन्न होना, अर्थात जो कीचड़ में उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाएगा? कमल कहा जाएगा। दोनों पद अपने महत्व को छोड़ते हैं, तीसरे पद को धारण कर लेते हैं। बहुत सरल सी भाषा है। लोग कहते हैं ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, मजा नहीं आ रहा है। वो केवल बैठ के अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, अपने समय को खराब कर रहे हैं। बहादुर और विद्वान हुआ व्यक्ति जो स्रोत, संसाधन और समय के साथ परिवर्तित हो जाए। आइए, कहोगे इमरान सर मजा तो आ गया, समझ में भी आ गया,
मगर इमरान सर अगर एक आध उदाहरण और दे देते हमको इसी पे और मजा आ जाता, ताकि बिल्कुल परफेक्ट हो जाता रूढ़ यौगिक, कोई तकलीफ ना होती। जैसे रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, वैसे रूढ़ यौगिक भी हो जाता। तो आइए भाई, पीतांबर, पीत धन अंबर। पीत मतलब पीला, अंबर का मतलब कपड़ा। वह कौन से भगवान हैं जो पीला वस्त्र धारण करते हैं? कमेंट तुरंत कर दीजिए, वह कौन से भगवान हैं जो पीला वस्त्र धारण करते हैं? अर्थात 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 भाई विष्णु, विष्णु भगवान है भाई। इसका मतलब पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, पीला धन कपड़ा। अर्थात वह कौन से भगवान है जो पीला कपड़ा वस्त्र धारण करते हैं? विष्णु भगवान। अर्थात दोनों पद अपने महत्व को छोड़ देते हैं और तीसरे पद विष्णु को धारण करते हैं, और जहां दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर किसी तीसरे पद को धारण करे वहां पर योग रूढ़ी होगा। कोई तकलीफ नहीं है ना भाई। अगला उदाहरण यदि देखना चाहते हो, और एक उदाहरण देखना है, दशानन। दशानन, दस धन आनंद, दस धन आनंद। दशानन माना 10 एक पद हुआ, दूसरा पद हमारा आनंद हुआ, दो शब्दों का योग, दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर। मैंने कहा, मैंने रात में एक मेले में गया, मेले में जाकर मैंने एक ऐसे पुतले को देखा जिसके 10 सर लगे हुए थे। आपने कहा, इमरान सर आपने रावण को देखा। किसको देखा? रावण को देखा। रावण जैसे ही आपने कहा वैसे ही आप दोनों पद को महत्व को छोड़कर तीसरे पद, नए पद रावण पर परिवर्तित हो गए कि नहीं हुए बेटा? जो लोग लाइव निरंतर रहेंगे, जो लोग पूरे वीडियो देखेंगे, आकर जैसे कबड्डी 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 हुर कबड्डी 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 पाला छुए निकल गए, उनका भला नहीं। अपने डाटा को, अपने जीवी को, अपने माता पिता कमाए गए उस पैसे को सही तरीके से खर्च करेंगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सफल होने से पहले कई बार गिरेंगे, मगर अब मैदान नहीं छोड़ेंगे। अगर अपने घर में पढ़ते रहेंगे, आप एक दिन निश्चित तौर पर सफल होंगे। ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा सर एक बात, आपने कहा इमरान सर एक और बता दीजिए, मजा आ जाए बिल्कुल, आखिरी और एक बता दीजिए। तो मैंने कहा लंबोदर, लंबधन उदर। लंब मतलब निकला हुआ, उदर का मतलब पेट, और वह भगवान जिसका पेट निकला है उसे क्या कहा गया? गणेश। दोनों पद लंब और उदर, दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर गणेश को धारण करते नहीं करते। इसका मतलब योग रूढ़ी होंगे नहीं होंगे? कोई तकलीफ नहीं है ना? कंफर्म है? एक बार बेटा कमेंट करो सबको यस। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसे भगवान नहीं समझ आ सकता, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। जिसको समझ में आ रहा है यस लिख दो तुरंत। आइए, अब ये बनावट के आधार पे आपको भेद बता दिया। अब बेटा बात आती है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे जब आप शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, और नंबर 4 विदेशज। यही 4 भेद हुए। बनावट के आधार पर 3 भेद, रूढ़ यौगिक, योग रूढ़ी 3। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम की परिभाषा समझिए, जो संस्कृत के और संस्कृत में ही प्रयोग कर दिए जाते हैं। वह शब्द जो संस्कृत के और संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? तत्सम शब्द कहा जाएगा। वे शब्द जो संस्कृत के हों, कायदे समझिए तब उदाहरण समझ में आएगा बेटा। और परिवर्तित किसमें होते हों? हिंदी में या गवई लैंग्वेज में, गवई भाषा में उसे क्या कहा जाएगा? तद्भव कहा जाएगा। वह शब्द जो भारत के भी ना हो,
कहां के ना हो बेटा? भारत के भी ना हो और विदेश के भी ना हो। और कहां के ना हो? विदेश के भी ना हो, अर्थात वो किस भाषा से हैं, कहां से लाए गए हैं, किस देश से लाए गए हैं, किस भाषा में, इसका भी पता तक न चला हो, किंतु उनका प्रयोग भारत में बहुत वर्षों से निरंतर अपने सामान्य जीवन में किया जा रहा हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? देशज शब्द कहा जाएगा। विदेशज शब्द, भाई भारत में कई आक्रमणकारी आए, कई प्रकार के यहाँ पे विचार आए, कई प्रकार के यहाँ पे जातियां आई, तो जब विदेशी यहाँ से गए तो अपने बहुत सारी भाषाओं को यहाँ छोड़ कर गए, जिसका प्रयोग आज हम ज्यों करते हो, जैसे करते हैं, ऐसे तो कोई परिवर्तित ना करके हिंदी में कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? विदेशज शब्द कहा जाएगा। क्योंकि इमरान सर परिभाषा तो हो गई, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए बेटा, एक बार फिर से देख लो आप। मैंने कहा वे सब जो संस्कृत के हो और संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? तो सब वे सब जो संस्कृत के हो परिवर्तित किसमें होते हो? हिंदी या गवाही लैंग्वेज में, उन्हें क्या कहा जाएगा? तद्भव। वे शब्द जो भारत के भी ना हो, विदेश से किस देश से लिए गए, किस भाषा से लिए, ये भी पता न चल पाए, उन्हें क्या कहा जाएगा? देशज। और वह शब्द जो विदेश से आए हो, अंग्रेजी से आए हो, फारसी से आए हो, उर्दू से आए हो, पुर्तगाली से आए हो, और उनका प्रयोग भारत में हिंदी के रूप में किया जाता हो, साधारण भाषा के रूप में किया जाता हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? विदेशज शब्द। हाँ या ना? चारों परिभाषा क्लियर है? याद नहीं हो पाएगा बेटा, एक आध दो बार वीडियो देखना होगा, परिभाषा को लिखनी होगी, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आ जाइए, एक एक उदाहरण करा देते हैं इसका। मैंने कहा तत्सम, संस्कृत में भाई देखो संस्कृत लिखा हुआ है, संस्कृत। मैंने कहा अग्नि, आम गलत लिखा है पीडीएफ में, देख लीजिए यही गलतियां होंगी, पकड़ लोगे तुम तुरंत अगर पढ़े होगे तो। अग्नि, आम नहीं बेटा, आम्र। आम्र, आम नहीं, आम तो गलत हो गया पीडीएफ में, जो टाइपर सब टाइप किए गलत टाइप कर दिए ना भाई। यही अगर विद्वान होकर पकड़ लेगा, और यहां अगर गलत है मैंने सही करा दिया, और कहीं हाई गलत क्वेश्चन पेपर में हो जाए तो हाई कोर्ट चले जाना, बातें खत्म, जज साहब को सही करवाएंगे। पुष्प संस्कृत है, कपोत संस्कृत है, दुर्लभ संस्कृत है, अग्नि संस्कृत है, कोई डाउट नहीं है ना भाई। वे शब्द जो संस्कृत के हों उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें जो करते हो उसमें कोई परिवर्तन न किया, संस्कृत में प्रयोग कर दिया जाए, उन्हें क्या कहा जाएगा? तत्सम शब्द। उदाहरण दे दिया, अग्नि, आम्र, कपोत, पुष्प और दुर्लभ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। अब इनका अगला पीडीएफ पे आ जाए। अगले का बेटा तत्सम तद्भव परिभाषा बता दिया, हिंदी हो या गवई लैंग्वेज हो, ग्रामीण टाइप के हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? तद्भव कहा जाएगा। ये संस्कृत से परिवर्तित किसमें होते हैं? हिंदी में या गांव की मगही लैंग्वेज में। मैंने कहा तद्भव के उदाहरण देते बेटा, ये जैसे लिखा हुआ है, आम्र तत्सम था, आम का तद्भव क्या होगा? हिंदी क्या होगा? आम होगा, आम्र तत्सम हो जाएगा, आम हिंदी हो जाएगा। आग देखो यहां बिल्कुल सही लिखा है आग, और इसका क्या हो जाएगा? अग्नि, अग्नि तत्सम हो गई, आग उसका तद्भव हो गया। आंख, आंख का तत्सम क्या होगा बेटा? अच्छी, आंख का क्या होगा? अच्छी, तत्सम होगा, आग तद्भव होगा। किशुन, कहते लोग गांव में किशुन भगवान के मंदिर कहते, किशुन तद्भव है, गांव की लैंग्वेज है, और इसका क्या हो जाएगा? संस्कृत कृष्ण हो जाएगा। हाँ या ना? इसी का तद्भव बता दिया और इसका तत्सम भी बता दिया। जैसे मैंने यहां का वहां का दुर्लभ, दुर्लभ का दूल्हा हो जाएगा। हाँ या ना? कपोत कहा, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा बेटा? कबूतर हो जाएगा। अब कोई तकलीफ नहीं होगी, एक उदाहरण समझ नहीं आया, दो उदाहरण समझ नहीं आया, तीन उदाहरण समझ नहीं आया, चार उदाहरण समझ नहीं आया, पांच उदाहरण समझ नहीं आया, 5 बार इसकी परिभाषा बताई, उदाहरण आपके सामने है। अगर अब भी समझ नहीं आया, हल्का सा चमनप्राश ज्यादा कर दो, दिमाग सही चलने लगेगा। आइए देशज शब्द फिर रिपीट कर रहा हूं परिभाषा। वे शब्द जो ना तो भारत के हों
और न ही वो किस देश से लिए गए हों, आज तक यह स्पष्ट हो पाया हो। कोई देश उनको ये नहीं कह रहा मेरे देश का शब्द है, ये फ्रांसीसी शब्द है, ये इटालियन शब्द है, जर्मनी शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ऐसा कुछ नहीं कोई मान रहा है। और हम भी नहीं मान रहे हैं कि भारत का शब्द है, हिंदी का शब्द है, उर्दू का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो उन्हें किसमें डाल दिया? हमने कहा चलो भाई तुम मेरे देश के अंदर आए थे, मेरे देश में तुमको बहुत दिन से हमारे पूर्वज बोल रहे थे, हमने भी तुमको अपने यहाँ बोला है, एक काम करो तुमको हम देशज शब्द कहते हैं। कैसा शब्द कह दे रहे हैं? देशज शब्द कह दे रहे हैं। देशज शब्द में लोटा, न अंग्रेजी है, न फारसी है, न पुर्तगाली है, न फ्रांसीसी है, न डच है, न चीनी है, न उर्दू है, न अरबी है, देशज है, न संस्कृत है, न हिंदी है। तो किस प्रकार का लोटा शब्द हुआ? देशज है। मान लिया भाई तुम मेरे यहाँ हो, लोटा सुबह की व्यवस्था की है, सवेरे लोटा ही भरा जाता था पहले, अब तो मान लो शौचालय मोदी जी बनवा दिए हैं। पहले लोटा ही व्यवस्था होती थी ना भाई, तो लोटा की व्यवस्था जब होती थी तो लोटा, खुश मत होना कि हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, ये बेगाना शब्द है, न हिंदी है, न संस्कृत है, न अंग्रेजी है, न फारसी है, न उर्दू है, न अरबी है। डिब्बा भी न हिंदी है, न संस्कृत है। खिड़की, कहते खिड़की खोल दो, आने दो, खिड़की बंद कर दो, धूल आ रही है। थैला, टांग, गड़बड़, पंगड़ी, पेट, ठोस, ठोस मतलब सॉलिड, सॉलिड तो अंग्रेजी है, मगर ठोस का आज तक क्लियर नहीं हुआ। ये सारे शब्द कैसे हैं बेटा? देशा शब्द हैं, न भारत के न विदेश के हैं। और भारत के अंदर हम थैले में सब्जी लाएंगे, हम पेट गुड़गुड़ 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 कर रहा है, पगड़ी बांध दो, डिब्बा खोल दो, खिड़की बंद कर दो, सुबह व्यवस्था लोटा दे दो, टांग तोड़ डालो, गड़बड़ कर ही रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। तो ये शब्द भारत के नहीं, न हिंदी है, न संस्कृत, न उर्दू है, न फारसी। ये भारत के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हमने इनको कहा भारत महान देश है भी। मैंने कहा भाई साहब तुम कहीं नहीं जाओगे यार, तुम नाराज ना हो, तुमको कोई देश नहीं ले रहा, कि काम करो हम ही ले ले रहे हैं। इसलिए क्या कह दिया? देश शब्द कह दिया। आगे आ जाइए बेटा। हिंदी को बिल्कुल भी हल्के मत लो। हिंदी ने तुमको हल्के में ले लिया, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ठीक है ना? मैथ अच्छी हो गई, रीजनिंग अच्छी हो गई, जीएस अच्छी हो गई, हिंदी गड़बड़ा गई। जहाँ हिंदी गड़बड़ाएगी तो पूरे तरीके से गड़बड़ा जाओगे। जो रात में सपने में पिस्टल शटल लेकर अपराधी दौड़ा ले रहे हो दरोगा में, दौड़ा नहीं पाओगे। एक आध लड़का दूसरे दिन लेखपाल तैयारी कर रहा था ऑफलाइन क्लास में, उसने कहा सर इतना जुनून मुझे लेखपाल का छाया हुआ है कि मैं पड़ोसी का घर नाप दिया इंची टेप से ज़्यादा। अरे मैंने कहा भाई साहब पड़ोसी मिला, कहें सर खुन्नस उसी से है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा तकलीफ अगर कोई कहीं है तो अपने पड़ोसी से। ठीक है भाई, तो फीता तभी पकड़ पाओगे जब हिंदी का आदेश पढ़ लोगे और सीरियस होकर पढ़ लोगे। विदेशा शब्द तुम कहाँ घूम रहे हो भाई, तुम ऐसे सीधे खड़े हो जाओ पहले, बट नहीं मानोगे। आओ हाँ, जब दहने माना जाओ बेटा, वैसे सब दहने मान हो चुका है। आओ, भाग रहा था, भागो को मत, यही रहो साथ में। हम ही तो ये हैं दो एक दूसरे के साथी, तुम सब तो लापता हो गए हो। तो ये हमसे न भागे, मैं इससे न भागूं, और तुम अपने मोबाइल से न भागो, तीनों लोग एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। यही टेक्नोलॉजी है, यही भारत का विकास है, इसी विकास को पढ़ाया जाएगा। आइए विदेशा शब्द। भारत में अंग्रेज आए, मुस्लिम्स आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। तो भारत के अंदर जब ये लोग आए तो इनके शब्द आए, इनकी बोली भाषा आई, इनके प्रधान आए, इनकी रीति रिवाज आई। तो जब ये गए यहाँ से तो इनके बहुत सारे शब्द यहीं पर रह गए। उनको हमने क्या कहा? विदेशा शब्द कहा। वो ना हिंदी है और ना ही संस्कृत है। ठीक है भाई, आ जाइए। अब कहोगे इमरान सर वो उदाहरण दे दीजिए जो विदेश से हैं, जिनको हम नॉर्मल बोलते हैं। मैंने कहा जैसे अपील, कहते हैं कोर्ट में अपील कर देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जज साहब से जाकर बोलेंगे, पुलिस को बुला देंगे, कॉपी खरीद लेंगे, पतलून तुम्हारी गीली हो जाएगी नाम सुनते ही। इंजन, रेल, टिकट, स्कूटर, कप, प्लेट, स्टेशन इत्यादि, कमेटी भी इसमें ले लो, इत्यादि अंग्रेजी भाषा शब्द। इत्यादि क्या है? अंग्रेजी भाषा शब्द हैं। अगर कह दिया जाए जैसे इंजन है, जैसे स्टेशन है, इसकी हिंदी सुन लोगे तो हो सकता है तुम वहीं बेहोश हो जाओ। आपने मुझसे कहा इमरान सर आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा बेटा मैं भगभग अड्डा पे खड़ा हूं और लौह पथगामिनी का इंतजार कर रहा हूं।
आप बेहोश। आपने कहा इमरान साहब इतना खतरनाक हिंदी कौन कहा था बोलने के लिए, मैंने पूछ कर गुनाह कर दिया क्या? नहीं बेटा तुमने पूछ गुनाह नहीं किया, उसकी हिंदी में बता रहा था। ये सब कैसे हैं? अंग्रेजी शब्द है, रेल अंग्रेजी शब्द है, स्टेशन अंग्रेजी शब्द है, लौ पदामनी रेल की हिंदी है, भगवत अड्डा स्टेशन का मामला है, अपील, पतलून, इंच, कोट, पुलिस, ये सब कैसे शब्द है बेटा? ये सारे शब्द अंग्रेजी शब्द हैं। और आगे बढ़ा जाए भाई, कहोगे इमरान साहब इसको और बड़ा करो। अच्छा भाई ये कहना ही तो है बेटा, कोई खराबी भी नहीं है। गजब का कलयुग आया है, कलयुग अपने चरम पर चल रहा है। वह लड़का कमेंट करके बुराई कर रहा है, जो लड़का एक मिनट मुझे देख ही नहीं रहा है, वो दूसरी कोचिंग का मामला है या वो बहादुरों का मामला जिनको अपने यहाँ निकाल दिया और रिटायरमेंट माला पहना कर दिया। वही लोग हैं जो बता रहे हैं कि माय गॉड इमरान साहब मुझे लूट लिए। अरे भाई साहब मैं अकेला यहाँ बैठता हूँ पूरा दिन ऑफिस में, लूट लिया तो आ जाइए आमने सामने बात कर लीजिए। लूटा लाटा किसी को नहीं जाता यहाँ लोग जो बताते थे हमको इमरान साहब आपके लिए हम नस काट लेंगे, वो मेरी नस काट के चले जाते हैं और हर साल चले जाते हैं, कोई तकलीफ भी नहीं है। आदत हमारी भी पड़ गई है, सब मजेदार चल रहा है। आइए अच्छा सबसे अच्छी बात जानते हो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक आध दो लड़के जो होते हैं उनके साथ चले जाते हैं। उनको लगता है बस सर एक आध दो लड़के, चार लड़के, एक आध लड़की ऐसे जाकर बताते वाह सर क्या पढ़ाए, गुरु जी की आत्मा परमात्मा जाकर मिल गई। ओ माय गॉड मैं इतना बड़ा टीचर था, ये हुनर मुझे आज तक ही नहीं पता था, मैं ही इतना बड़ा टीचर था। इसलिए चलता है। अच्छा वो ये भी बताते थे मैं तुम्हारा सब कुछ देख लूंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल मजबूती के साथ, बिल्कुल रातों रात सस्ती दिलाऊंगा, आईएएस क्रैक कर जाओगे। बात पता चला कि खुद गड़बड़ा गए और उसके साथ वो बच्चा भी गड़बड़ा गया। प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। लोग को ये समझना चाहिए, मजबूती से उतरना चाहिए, मेहनत से पढ़ना चाहिए। आइए भाई, अदालत, तारीख, मुकदमा, अमीर, इलाज, इनाम, कुर्सी, दिमाग, मौसम, शराब, हकीम, नकल, फकीर, उम्र, अक्ल, एहसान, किताब, जवाब, दवा, जहाज, बहस, दुनिया, नहर, तकिया इत्यादि। इतने शब्द जो बोले में और भी बहुत सारे शब्द अरबी भाषा के शब्द है। किस भाषा का शब्द बेटा? अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद चश्मा, खर्च, दुकान, बाग, कारीगर, खुदा, गिरफ्तार, पैदा, दवा, दिल, दीवार, बारिश, शादी, सरदार, सरकार, गज, जिंदगी, जादू, तबाह, बर्फी, बुखार, आराम, हमारा इत्यादि फारसी भाषा के शब्द थे। जब यहाँ फारसी आए तो उन्होंने इन शब्दों को दिया। ठीक है भाई, ये हिंदी संस्कृत नहीं है बेटा। और आगे आइए, और आगे आइए, मैंने कहा बारूद, भाई रुको किलो मत, बारूद, कुर्ता, लाश, बीबी, सुराग, सौगात, चम्मच, दारोगा, कुली, गलीचा, बहादुर, चाकू तुर्की भाषा के शब्द। अच्छा एक बात गौर किया, तुर्की भाषा कुछ ज्यादा खतरनाक शब्द है। बारूद, कुर्ता, लाश, लाश हो तो शमशान तुरंत फीलिंग दे रहा है कोरोना वाली। सबसे खतरनाक शब्द एटम बम वाला शब्द, इन सबसे खतरनाक है। अदरोगा वाले दरोगा, तुम तुर्की भाषा से आए हो, तुम भारतीय हो ही देशद्रोही हो। तुम देखो तुर्की दरोगा भी आ गया ना भाई। तो दरोगा, कुली, गलीचा, ये सब क्या बेटा है? तुर्की भाषा का शब्द। मेरी किसी बात को कोई अन्यथा ना ले, क्लास रोचक रहे, एंजॉयफुल तरीके से पढ़ाया जाए, अच्छा एटमॉस्फियर रहे, किसी ऊपर कोई तंज मेरे तरफ से नहीं है। जिसकी सद्बुद्धि है जो जहां जाना चाहेगा जाएगा बेटा, मेरा कोई लेना देना नहीं। इमरान खान इस शहर की एक मजबूत कड़ी है, अध्ययन अकेडमी इस शहर की एक मजबूत कड़ी है। ये 10 साल हमने मनवाने में लगाया, मर मनवा करवाने। हम मजबूत हैं, हम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म मजबूत हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मजबूत हैं। हमारा वो प्रत्येक विद्यार्थी चाहे जितना जो कहेगा वो मेरे साथ जुड़ा रहेगा अगर वो मुझे जानता है। आइए, काजू, गमला, गोभी, संतरा, बोतल, बाल्टी,
कर्नल, अलमारी, गोदाम इत्यादि किस प्रकार के शब्द बेटा है? ये पुर्तगाली आए थे बेचारे, तब लेकर आए थे, जब अंग्रेजों ने बाद में मार के भगा दिया इनको, तब वो यहाँ से भी मैं अकेले कब्जा करूंगा पूरे इंडिया को, तब पुर्तगाली गए और ये सारे शब्द पुर्तगालियों के हैं। पढ़ाने की इच्छा नहीं है चीनी, मजबूरी है, पढ़ा दे रहे हैं, तो घुसे चले जा रही हैं हमारे आए दिन, जब मन करे जहां मन करे वहीं घुस जा रहे हैं। तो साले इतने छोटे छोटे होते हैं ये कि भारतीय को देख भी का देख नहीं पाते, टांग के बीच से घुस गए, बाद पता चला कि ये कहां पहुंच गए, आधा तो अच्छा पार कर गए, वहां जाकर फुर लिख दिए, पता नहीं कौन भाषा में, मेरी सीमा तक है, सब फिर वापस गए, देखे टांग से, फिर घुस गए, वापस चले आए, फिर हम सब वहां गए, छुड़ाए उड़ा नहीं, भाई साहब हमारी जगह है। तो ये पढ़ाने की इच्छा नहीं है, हमारे पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। चाय प्रधानमंत्री वाला मामला है, इसलिए इसको पढ़ाना ही पड़ेगा मुझको। चीनी, ये दोनों चीनी शब्द, ये आपके महत्वपूर्ण शब्दों का मामला था। शब्द आपका पूरा कंप्लीट हुआ, आशा रखता हूं आपको शब्द समझ में आएगा। क्वेश्चन यही बनेंगे, एक आध बुद्धिजीवी ऐसे भी होंगे जो ये पूछ रहे होंगे हमसे कि इमरान सर राम, अगर क्वेश्चन में आ गया और पूछ लिया राम किस प्रकार का शब्द है, किस प्रकार का शब्द है, और चार ऑप्शन आ गए, ये पूछा गया सार्थक है, ये पूछा गया तद्भव है, या पूछा गया रूढ़ी है, और दे दिया गया सभी, ये इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर राम देगा तो सार्थक निरर्थक पूछेगा, दो में से कोई एक पूछेगा। अगर वो राम देगा तो बनावट के आधार पूछेगा, तो रूढ़ी से पूछेगा, यौगिक से पूछेगा, रूढ़ यौगिक से पूछेगा। अगर राम देगा तो वो तद्भव पूछेगा, तत्सम पूछेगा, देशक पूछेगा या विदेशक पूछेगा। ये नहीं कि एक भाग सबसे ले लेगा, ये कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि राम तीनों है, सार्थक भी है, तद्भव भी है और रूढ़ी भी है। कोई डाउट नहीं ना, तो क्लियर हो गई होगी बात। सारे लोग एक बार कमेंट करके कह दो बेटा हाँ सर समझ में आ गया। लाइव चैट तो आप करा करो, साथ ही साथ जो कमेंट नॉर्मल जो आजीवन रहते हैं उस पर भी जाकर अपनी प्रतिक्रिया को दर्ज कराया करो, बहुत मजबूती से दर्ज कराया करो। आप अध्ययन के छात्र हो, इस बात की घनक लाइव में, शेयर में, कमेंट में दिखनी चाहिए। 100 पुत्र रावण के नहीं चाहिए, दशरथ के 2 अनमोल रत्न राम और लक्ष्मण चाहिए। बजा दिया जाएगा जाकर श्रीलंका की, कोई तकलीफ नहीं होगी। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। यदि आपको लगता है कि इस बहुत बुरे दौर में भी इमरान सर आपके साथ खड़े हैं, आपके भविष्य के साथ खड़े हैं, आपके परिवार के विश्वास के साथ खड़े हैं, तो आशा रखता हूं कि आप मुझसे संतुष्ट होंगे। डंके की चोट पे तब तक शेयर करते रहो जब तक सामने वाला विरोधी ब्लॉक न कर दे। जिस दिन वो ब्लॉक कर देगा जान लेना विजय प्राप्त कर लीजिए। धन्यवाद, शब्बा खैर, आदाब, नमस्कार, शास्त्रकार।